तो क्या लंबी जांघ की हड्डियों यानी फीमर्स की वजह से स्क्वाट्स हमेशा खराब होते हैं? जिम में अक्सर लोग अपनी खराब फॉर्म और पूरी गहराई तक ना जा पाने के लिए अपने लंबे पैरों को दोष देते हैं कि भाई मेरे फीमर्स लंबे हैं इसलिए मुझसे डीप स्क्वाट नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए साइंस और हार्ड डेटा के जरिए इस बहुत ही पॉपुलर मिथक की आज सच्चाई जानते हैं। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर हुई एंथ्रोपोमेट्रिक रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने लाती है। इंसानों के शरीर का अनुपात यानी प्रोपोर्शंस बहुत ही सुसंगत होते हैं और ये एक स्ट्रिक्ट बेल कर्व को फॉलो करते हैं। पता है, टोटल हाइट के मुकाबले फीमर का अनुपात औसतन सिर्फ 26.74% होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज़्यादातर लिफ्टर्स के अंगों का अनुपात बिल्कुल नॉर्मल होता है और ऊंचाई के साथ एक तय पैटर्न में बढ़ता है। लंबी फीमर होना कोई ऐसी शारीरिक खामी नहीं है जो किसी शानदार डीप स्क्वाट में रुकावट बने, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आज के इस विश्लेषण में हम जिम फ्लोर की सुनी सुनाई बातों और बहानों को पीछे छोड़ते हैं। इसके बजाय हार्ड बायोमैकेनिकल साइंस की मदद से एक परफेक्ट स्क्वाट की नींव को बिल्कुल ग्राउंड अप से वापस बनाएंगे। हमारा आज का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, स्क्वाट के कॉमन मिथक। दूसरा, एनाटॉमी और स्टैंस मैकेनिक्स। तीसरा, एंकल मोबिलिटी। चौथा, कोर ब्रेसिंग और सांस। और अंत में स्क्वाट डिसफंक्शंस को डायग्नोस करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, स्क्वाट के कॉमन मिथकों का पर्दाफाश। चलिए उन शारीरिक बहानों की असलियत जानते हैं जो अक्सर खराब मूवमेंट पैटर्न को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर एक चीज सुनने को मिलती है, बटविंग, यानी स्क्वाट के सबसे निचले हिस्से में लोअर बैक का राउंड हो जाना। लोग इसके लिए सीधा टाइट हैमस्ट्रिंग्स को दोष दे देते हैं, लेकिन यही एंट्री होती है लॉम्बार्ड्स पैराडॉक्स की। ध्यान से समझिएगा, हैमस्ट्रिंग्स दो जॉइंट से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं। स्क्वाट के दौरान ये घुटने के पास सिकुड़ती हैं, लेकिन उसी वक्त हिप के पास लंबी भी हो रही होती हैं। नतीजा, इनकी टोटल लंबाई में कोई खास बदलाव आता ही नहीं। तो लॉजिकली टाइट हैमस्ट्रिंग्स बटविंग का मेन कारण बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बस एक मिथक है। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि टोटल हाइट का फर्क जरूर पड़ता है। जिन लिफ्टर्स की हाइट ज़्यादा होती है उनकी एब्सोल्यूट बोन लेंथ भी ज़्यादा होती है। इससे नेचुरली टॉर्क बढ़ता है, मैकेनिकली ज़्यादा काम करना पड़ता है और बारबेल को मिड फुट के ठीक ऊपर बैलेंस रखने के लिए धड़ को थोड़ा ज़्यादा आगे झुकाना पड़ता है। हाँ, लंबे लोगों के लिए स्क्वाट लगाना शारीरिक रूप से थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनका कंकाल उन्हें एक परफेक्ट स्क्वाट फॉर्म अचीव करने से हमेशा के लिए रोक रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एनाटॉमी और स्टैंस मैकेनिक। यहां फोकस इस बात पर होगा कि हिप जॉइंट के अंदर की एक्चुअल संरचना कैसे तय करती है कि पैरों का स्टांस कितना चौड़ा होना चाहिए। देखिए, हर किसी का हिप जॉइंट एक जैसा डिजाइन नहीं होता। एक टर्म होती है फेमोरल रेट्रोवर्जन। इसका मतलब है फीमर के ऊपरी हिस्से का थोड़ा पीछे की तरफ घुमाव होना। हर किसी की हिप डेप्थ और हड्डियों का एंगल अलग अलग होता है, इसीलिए किसी एक परफेक्ट स्टांस की उम्मीद करना ही बेकार है। जिन लिफ्टर्स को फेमोरल रेट्रोवर्जन होता है उन्हें मजबूरन थोड़ा चौड़ा स्टांस लेना पड़ता है और अपने पंजों को बाहर की तरफ पॉइंट करना पड़ता है ताकि मूवमेंट के दौरान हड्डियां आपस में ना टकराए। और मैकेनिक्स की बात हो ही रही है तो हाई बार और लो बार स्क्वाट के बीच का अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है। हाई बार स्क्वाट में जहां बारबेल गर्दन के ठीक नीचे होती है वहां धड़ काफी सीधा रहता है। इसमें एड़ियों से बहुत ज्यादा डॉर्सिफ्लेक्शन की डिमांड होती है और सीधा टारगेट क्वाड्रिसेप्स पर होता है। दूसरी तरफ लो बार स्क्वाट में बारबेल थोड़ी और नीचे होती है, इससे धड़ थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हिप मोमेंट आर्म लंबा हो जाता है और फोकस ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पर चला जाता है। बारबेल की पोजीशन जरा सी बदलने से पूरी बॉडी का एंगल और मसल यूज पूरी तरह बदल जाता है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, एंकल मोबिलिटी का रोल। ये एंकल जॉइंट जो है ना, ये हमारी बॉडी की काइनेटिक चेन का सबसे क्रिटिकल और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा है। एक नंबर याद रखिए, 35.4। रिसर्च बताती है कि सेफली और पूरे कंट्रोल के साथ एक डीप हील्स डाउन स्क्वाट करने के लिए आमतौर पर एड़ियों में करीब 35.4 डिग्री डॉर्सीफ्लेक्शन की जरूरत होती है। अगर एड़ियों में इतनी मोबिलिटी नहीं है तो एक बात पक्की है, पूरी स्क्वाट फॉर्म का बिगड़ना तय है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो उसका एक्चुअल कारण क्या है? दो अलग अलग मैकेनिकल रीजन हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस या फिर जॉइंट कैप्सूल रिस्ट्रिक्शन। सॉफ्ट टिश्यू के केस में काव्स या प्लांटर फाशिया टाइट होते हैं, जिसे फोम रोलर या सेल्फ रिलीज तकनीक से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर समस्या जॉइंट कैप्सूल में है,
यानी टालस हड्डी ठीक से पीछे की तरफ ग्लाइड नहीं कर रही है, तो वहां बैंडेड मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सही इलाज के लिए सही प्रॉब्लम को पहचानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कोर ब्रेसिंग और ब्रीदिंग। अब हम काइनेटिक चेन में थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि सांस लेने की सही तकनीक स्पाइन को कैसे बचाती है। यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी IAP। ये वो अंदरूनी दबाव है जो फेफड़ों में बिल्कुल गहराई तक हवा खींचने से बनता है। इससे डायफ्राम नीचे की तरफ दबता है और पेट के अंदरूनी हिस्सों को कंप्रेस करके पूरे धड़ को स्टेबलाइज कर देता है। सिर्फ छाती फुलाने से काम नहीं चलेगा, पेट और निचली पसलियों को एक 360 डिग्री गुब्बारे की तरह हर तरफ से फूलना चाहिए। यही परफेक्ट ब्रेसिंग है। इसे प्रैक्टिकली करने के लिए वाल्साल्वा मैन्यूवर के इन 4 स्टेप्स को याद रखना चाहिए। पहला, डायाफ्राम से एक बहुत गहरी सांस लीजिए। दूसरा, अपनी सांस को कसकर रोकिए। तीसरा, कोर को एकदम टाइट ब्रेस कर लीजिए, जैसे पेट पर कोई मुक्का मारने वाला हो। और चौथा, स्क्वाट से ऊपर उठते वक्त सबसे मुश्किल पॉइंट पार हो जाने के बाद ही सांस छोड़िए। खासकर जब लिफ्टर्स अपने मैक्सिमम वजन के 80% से ऊपर का वेट उठा रहे हों, तो स्पाइनल फोर्सेस को कम करने के लिए ये सीक्वेंस लिटरली एक लाइफ सेवर। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, स्क्वाट डिसफंक्शंस को डायग्नोस करना, जिम फ्लोर पर मूवमेंट की गलतियों को पहचानने और उन्हें तुरंत ठीक करने के तरीके क्या हैं, आइए देखते हैं। चलिए इस ओवरहेड स्क्वाट असेसमेंट यानी OSHA चेकलिस्ट को जल्दी से डिकोड करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आगे से देखने पर घुटने अंदर की तरफ गिर रहे हैं, जिसे वेल्गस कहते हैं, तो इसका क्लियर मतलब है कि या तो एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन कम है या हिप एब्डक्टर्स कमजोर हैं। वहीं अगर साइड से देखने पर शरीर बहुत ज्यादा आगे झुक रहा है, तो एंकल मोबिलिटी या वीक कोर इशू हो सकता है। अगर लोअर बैक ज्यादा आर्च हो रही है, तो लैट्स टाइट हो सकते हैं। ये चेकलिस्ट प्रैक्टिकली दिखाती है कि बॉडी के एक जॉइंट की प्रॉब्लम कैसे दूसरे जॉइंट्स को डेंजरस कॉम्पनसेशंस के लिए मजबूर कर देती है। और यहाँ एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल ट्रिक है। अगर असेसमेंट के दौरान एड़ियों के नीचे छोटी वेट प्लेट्स रख दी जाएं और अचानक से वो बहुत ज्यादा आगे झुकना या घुटनों का अंदर आना गायब हो जाए, तो प्रॉब्लम पकड़ी गई। इसका मतलब है कि खराबी हिप्स या कंकाल में नहीं है, बल्कि रूट कॉज सीधे तौर पर एड़ियों की मोबिलिटी में छिपा है। लेकिन क्या हो अगर बट विंक इसलिए हो रहा है क्योंकि स्क्वाट की शुरुआत ही लोअर बैक को बहुत ज्यादा आर्च करके की जा रही है? तो ये 3 इंच ड्रिल बहुत काम आती है। करना क्या है, हल्के लोड के साथ बार को अनरैक करें, न्यूट्रल स्पाइन के साथ कोर ब्रेस करें, ग्लूट स्क्वीज करें और सिर्फ 3 इंच तक नीचे जाएं। ये छोटा सा अभ्यास पेल्विक कंट्रोल को वापस बिल्ड करने में बहुत मददगार साबित होता है और उस गलत पैटर्न को तोड़ देता है। और अब आखिर में एक अल्टीमेट स्ट्रक्चरल हैक। अगर मोबिलिटी ड्रिल्स के बाद भी सही गहराई नहीं मिल रही है, तो अपने स्टैंस को थोड़ा और चौड़ा कर लीजिए। स्टैंस चौड़ा करने से बारबेल के मुकाबले फीमर की लंबाई आर्टिफिशियली कम हो जाती है। इससे घुटनों और एड़ियों दोनों पर एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन की डिमांड काफी घट जाती है, जिससे एक बढ़िया पैरेलल डेप्थ बहुत आसानी से मिल सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद खुद से एक सवाल पूछना तो बनता है, क्या स्क्वाट मूवमेंट का फेल होना सच में हमारे उस कंकाल की वजह से है जिसे हम बदल नहीं सकते, या फिर ये काइनेटिक चेन की किसी ऐसी कड़ी का नतीजा है जिसे हमने अब तक सिर्फ इग्नोर किया है? एनाटॉमी के बहाने पीछे छोड़िए और अपनी मोबिलिटी और तकनीक पर ध्यान देना शुरू कीजिए। उम्मीद है स्क्वाट्स की मैकेनिक्स अब पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।